ठीक है। एक होती है हमारी हॉरिजॉन्टल और एक होती है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होती है? देखिए, लेजिस्लेटिव, फिर उसके बाद में एग्जीक्यूटिव जुडिशरी और फिर उसके बाद में जुडिशरी। ये तीनों पावर एक लाइन में होती हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और ये जो पावर है, कौन सी? ये वाली। आपको स्क्रीन दिख शेयर हो रही है बेटा? यस सर। हाँ, तो ये जो पावर है आपकी, ये वाली, इसको बोला जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पावर होती है, ठीक है। इस पावर के अंदर में किस तरह से काम करती है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। फिर वो एक होती है वर्टिकल। वर्टिकल के अंदर में आता है सेंट्रल, फिर स्टेट, स्टेट और फिर डिस्ट्रिक्ट। फिर डिस्ट्रिक्ट। वेरी गुड। तो ये तीन पावर होती हैं, दैट इज द मेन थ्री पावर्स। फेडरलिज्म होता है इनके अंदर में, दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। बट हियर आर द क्वेश्चन इज द व्हाट इज द फेडरलिज्म? फेडरलिज्म होता क्या है भाई? पावर्स को जहां पर शेयर की जाती है, डिवाइड की जाती है, उन्हें बोला जाता है फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म is as a principle of government has involved differently in different situation, कि अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग स्थितियों में जो सरकार है उनको डिवाइड की गई है। सरकार को क्या किया गया? अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। एसेंशियली द फेडरलिज्म इज एन institutional mechanism to economize sets of politics, one of the at regional level and other at the national level. Regional level क्या होता है बेटा? What is the meaning of regional level and other the national level? What is this meaning? सर रिलीजन नहीं, और टू I रिलेटेड said ऑफ रिलीजन। no. Regional. I said regional. What is the meaning of regional? Regional का मतलब होता है, मोनिका क्या होता है बेटा रीजनल? स्टेट। मे बी। और अवनीश? डिस्ट्रिक्ट लेवल। नहीं। देखिए बेटा, रीजनल का मतलब होता है क्षेत्र, क्षेत्रीय स्तर, और नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय स्तर। राष्ट्रीय स्तर जो आपने बोला अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ऐसा नहीं बेटा। देखो, जो पावर्स होती हैं वो क्षेत्र के हिसाब से, रीजनल के हिसाब से डिवाइड की गई है। अभी रीजनल क्षेत्र कौन सा हो सकता है? अब जैसे अलग अलग, हाँ, अलग अलग स्टेट है इन इंडिया, 29 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरी। एम आई राइट? यस सर। तो ये सब रीजनल है बेटा, क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में पावर को डिवाइड की गई है। यहाँ तक कि जो हमारे 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, जो 9 यूनियन टेरिटरी हैं, इनके अंदर भी पावर्स डिवाइड की गई है, बट इनके अंदर में वो पावर्स नहीं है जो इन टोटल 29 स्टेट्स के अंदर में है। मतलब कि ये आपने अच्छी तरह से समझा होगा कि ये जो 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, इन्हीं के इनके अंदर में आपको ना तो सीएम मिलेंगे, ना गवर्नर मिलेंगे। यूनियन टेरिटरीज के अंदर में ना तो सीएम होते और ना ही गवर्नर होते, सिवाय एक दिल्ली को छोड़ करके। ठीक है, दिल्ली के अंदर में आपके सीएम है मिस्टर अरविंद केजरीवाल। बाकी किसी भी यूनियन टेरिटरी के अंदर में ना तो सीएम है और ना ही गवर्नर है। तो यूनियन टेरिटरीज में क्या कौन होते हैं आराधना? लेजिस्लेटिव। एक मिनट रुकिए। हाँ जी आराधना, आप बताइए बेटा। सर जेके करके कुछ। सर आई डोंट नो।
वेरी गुड। अवनीश, Yes, sir. अवनीश जी Sir, बेटा। LG. Sir, LG. वेरी गुड। LG. जो एलजीज होते हैं जिसको बोला जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो जितनी भी यूनियन टेरिटरीज होती हैं बेटा, इनके अंदर में जो पावरफुल होते हैं, जो पावर में होती हैं, वो कौन होते हैं? एलजीज होते हैं रीजनल में। ठीक है, अब आगे तो हमने देखा कि जितने भी यूनियन टेरिटरीज है, अब ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर एलजी होते हैं, मींस लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, और बाकी हरियाणा, बिहार, बंगाल और भी जैसे राजस्थान, जितनी भी और अदर स्टेट है उनके अंदर में हमारे सीएम भी होते हैं और गवर्नर भी होते हैं। बेटा वो इसलिए कि ये जो 9 यूनियन टेरिटरी होती है, यहाँ पर एज पर द अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पर सिर्फ मुखिया कौन होते हैं? एलजी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करते हैं किनके इशारे पर? किनके इशारे पर काम करते हैं? प्रेसिडेंट के के इशारे पर काम करते हैं। अब एक क्वेश्चन होता है कि गवर्नर जो होते हैं, अब 29 गवर्नर होंगे क्योंकि 29 स्टेट है, और 9 एलजीज होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। तो बेटा ये जितने भी गवर्नर्स होते हैं, ये किसके इशारे पर काम करते हैं? प्रेसिडेंट के इशारे पर। और ये कब तक अपने अपने पद पर बने रहते हैं? जब तक कि प्रेसिडेंट चाहे, जब तक कि प्रेसिडेंट चाहे, जब तक ये गवर्नर उस स्टेट के बने रहते हैं। अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि इस गवर्नर को, हरियाणा के गवर्नर को हटा करके दूसरे स्टेट में डाल देना चाहिए, तो प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं। तो खैर ये कर अलग बात है। ठीक है, तो फेडरलिज्म में हमने क्या समझा कि जो पावर्स होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं बिटवीन द रीजनल लेवल और द नेशनल लेवल। राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्र के स्तर पर डिवाइडेड होती हैं पावर्स, हमारी शक्तियां। ईच गवर्नमेंट इज autonomous in its own spheres. In some federal countries, there are even the system of dual citizenship. India has only the single citizenship. ये बेटा, what is the meaning of dual citizenship? Dual सर दो cit- country Sir, की those is those हाँ two अलग अलग countries relationship. ठीक है, वेरी गुड लक्ष्मी एंड आराधना। डुअल सिटीजन का मतलब होता है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता। इस कुछ कुछ कंट्रीज जो फेडरल कंट्री हैं, अब हमारी कंट्री भी फेडरल है और यूएसए भी फेडरल है, बट यूएसए के अंदर में 55 और अ, भाग आते हैं, जैसे ऐसे 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 यूएसए बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ है, और ये 55 कंट्री है, लगभग लगभग 55 देश है जो एक एक साथ मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं, इसको बोला जाता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कि मतलब कि बहुत सारे देशों ने मिल करके, बहुत सारी चीजों ने मिल करके अलग से एक ग्रुप बनाया, उसको बोला गया यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इनमें एक ही तरह की करेंसी चलती है। ठीक है, अब अमेरिका में क्या है, 55 है, जैसे टेक्सिस हो गया, ठीक है, और अलग अलग जितने भी जो वहाँ के जो क्षेत्र हैं, जैसे भारत में है बिहार, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, आसाम, ये सब जितने भी बेटा स्टेट हैं, अभी हमारे तो भारत के अंदर में सिर्फ एक ही नागरिकता है, दैट इज इंडियन। चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो उड़ीसा का हो, चाहे वो नागालैंड का हो, कहीं का भी हो, भाई वो एक इंडियन है। ठीक है, लेकिन वहां पर जो अदर जो कंट्रीज हैं, वहां पर डुअल सिटीजनशिप चलती है।
जैसे कि एक तो अमेरिका का उसके पास में सिटीजनशिप होगी, दूसरी होगी जैसे कि जहां पर वो रहता है वहां की सिटीजनशिप होगी। तो ये एक और ये दो डुअल सिटीजनशिप काउंट होती है। एक बात। दूसरी बात, आपने कभी ये सोचा कि भारत में ऐसा क्यों नहीं है, जबकि विदेशों में ऐसा है कि वहां पर डुअल सिटीजनशिप चलती है, वहां पर कभी भी कोई भी जो देश है वो अलग होने की मांग नहीं करता। ऐसा क्यों, कभी सोचा बेटा, ऐसा क्यों? Sir, due to terrorist. नहीं, और बताइए। सही सोचा बेटा, पर लेकिन और सोचिए। सर अगर ड्यूअल सिटीजनशिप कर देंगे तो फिर लोगों का आना जाना इजीली रिप्लेस हो सकता है, लेकिन वो चीज गलत है ना कि अननेसेसरी आना जाना। ठीक है मैं लक्ष्मी, आपकी सोच भी बिल्कुल ठीक ठाक है, सही है। और क्या आपके और दूसरे अविनाश, निखिल, आप क्या समझते हो? क्या भारत में भी डुअल सिटीजनशिप कर देनी चाहिए? अगर आप कहते हो हाँ तो क्यों, अगर आप कहते हो ना तो क्यों? सर नहीं। क्यों नहीं बेटा, सर। क्यों? सर फिर कारण? हमारे जो आस पड़ोसी दुश्मन है सर, उनको थोड़ा एडवांटेज मिल जाएगी इंडिया में घुसने के लिए सर। अच्छा चलो मान लेते हैं, अच्छा पॉइंट आपका। और निखिल, आप क्या मानते हो? व्हाट्स योर पॉइंट, व्हाट्स योर ओपिनियन? चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। आप सबने बहुत ही अच्छा प्रयास किया। देखिए, पहली बात तो कि ज्यादातर भारत के अंदर में जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है, पढ़े लिखे लोग बहुत कम है। दूसरा, यहाँ पर जो लोग हैं वो कही सुनी बातों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। तीसरा ये कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अभी इतने मैच्योर नहीं हो पाए हैं, क्योंकि अभी हमें आजादी मिले हुए 70-75 साल ही तो हुए हैं मुश्किल से। तो अभी इनके अंदर में इतनी मैच्योरिटी नहीं आ पाई है कि ये अच्छे और गलत में फैसला कर सके। आज भी हमने देखा होगा कि पार्शियलिटी होती है, रीजनल पार्शियलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, कि a person who are belong to Bihar, he always support to person who came from Bihar। कि एक आदमी अगर बिहार से है तो उसको सपोर्ट करेगा कि हाँ ये भी तो बिहारी है, कोई बात नहीं। एक हरियाणवी एक हरियाणा का सपोर्ट करता है हरियाणवी को कि हाँ भाई ये हरियाणवी है। एक सपोर्ट करता है राजस्थान, भाई ये राजस्थानी है। लेकिन इस सपोर्ट की वजह से अगर भारत के अंदर में भी डुअल सिटीजनशिप कर दी जाए कि भाई आप एक तो इंडिया के सिटी नागरिक हो, दूसरे आप राजस्थान के नागरिक हो, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कभी ना कभी कोई ना कोई राज्य अपने लिए अलग देश बनाने की मांग कर देगा कि भाई राजस्थान कह देगा मेरे को अलग कर दो, पंजाब कह देगा मेरे को अलग कर दो, भाई मुझे भारत के साथ में रहना ही नहीं है। सिटीजनशिप तो दो है ही है, अब हम अपना अलग से एक फ्लैग भी बना लेते हैं, हमारा यस एक सर। अलग से। ठीक है, तो वो ऐसी मांग कर सकते हैं क्योंकि वो बहक सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में हमारे जो देश है, अब आपने एक चीज देखी होगी, एक मिसेस इंदिरा गांधी के टाइम में एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार, सुना है कभी आपने इसके नाम पे? ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था बेटा, कि पंजाब के अंदर में एक संत हुआ करते थे, संत जरनेल सिंह भिंडरवाला। ठीक है, संत जरनेल सिंह भिंडरवाला। अब ये भिंडरवाला ये अपनी के गांव का नाम होगा, जैसे हम कहते थे ना नाथुपुरिया, सिकंदरपुरिया। तो ऐसे ही ये संत जरनेल एक व्यक्ति था, और भिंडरवाला इसको बोला जाता है कि इसके गांव का, विलेज का नाम होगा। इन्होंने क्या काम किया जी, इन्होंने एक
सिख मिलिटेंट ग्रुप बनाया। सिख मिलिटेंट, जहां पर बेटा आपको एक वर्ड ध्यान से सुनना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिलिटेंट। जहां पर आप एक वर्ड समझ जाओ मिलिटेंट, तो समझ जाना ये धार्मिक उग्रवादी है। धार्मिक उग्रवादी किसे बोलते बेटा? जो जो एक धर्म, धर्म, हाँ धर्म के धर्म जो नाम धर्म के नाम पे आतंकवाद फैलाए। जो धर्म के नाम पर, भाई मेरा धर्म अच्छा है, बाकी सब बेकार है, और मैं इस धर्म के अंदर में रिवोल्यूशन लाना चाहता हूँ, हमारे जो लोग हैं वो बहुत पीछे रह गए हैं, फलाना ढमका, बल्कि एक सिख मिलिटेंट उसके लिए मर जाए, मिट जाए, कुछ भी कर जाए। तो इस सरदार जनरल सिंह भिंडरवाला ने क्या काम किया, एक मिलिटेंट ग्रुप बनाया, और जो सिख ग्रुप थे उनको भड़काना स्टार्ट कर दिया, और भड़काने ये स्टार्ट किया कि हम एक अलग से ग्रुप बनाएंगे, एक अलग से देश की मांग करेंगे, जिसका नाम होगा खालिस्तान, जिसका नाम होगा खालिस्तान। जैसे पाकिस्तान है वो बना, भारत से अलग हो गए, कि तो हम भारत से अलग होकर के एक स्थान बनाएंगे जिसका नाम होगा खालिस्तान, जहां पर वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु का फतेह। सिर्फ सिर्फ कौन रहेंगे? सिख लोग ही रहेंगे। पानी देखा, सिख लोग ही रहेंगे। जब मिसेस इंदिरा गांधी को पता चला कि भाई इस तरह का काम हो चुका है और संत भिंडरवाला भड़का चुके हैं, और जब बेटा, क्योंकि पाकिस्तान को जब ऐसा पता चलता है तो वो पाकिस्तान जैसे मुल्क को, चाइना जैसे मुल्क को, जो हमारा विरोधी है, और भी कुछ ऐसी कंट्री है, जैसे अमेरिका डायरेक्ट नहीं करता लेकिन इनडायरेक्ट वो भी चाहता है कि भारत टूट जाए, क्योंकि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक लेवल है। तो इन्होंने क्या काम किया बेटा, सरदार पाकिस्तान ने भिंडरवाला को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई तू काम कर, और चिंता मत कर, अगर कुछ गड़बड़ की तूने बम धमाके किए तो हम तेरे को संभाल लेंगे। ले रख दी, हम आपको सपोर्ट करेंगे। पानी में फेंक दिए कुरानों से। तो उन्होंने क्या सब, अब इन्होंने भैया जी क्या काम किया, कुछ मिलिटेंट लेकर के और लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दिया। तब उस टाइम में मिसेस इंदिरा गांधी ने, जो आज का आपने सुना होगा स्वर्ण मंदिर, वो देखा है अमृतसर में? नो सर, नाम सुना है बस। हाँ, सर नाम देखा सुना है ना? फोटोज में। हाँ, वहां पर संत भिंडरवाला ने अपने लोग भेज करके आतंक मारकाट स्टार्ट कर दी, और उसको बचाने के लिए, तो उस टाइम में मिसेस इंदिरा गांधी ने कहा कि अगर आज भिंडरवाला को नहीं रोका गया तो ये समझ लो पंजाब चला जाएगा अपने हाथों से। और कुछ महाशक्तियां चाहती भी यही हैं, क्योंकि 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान के अंदर में बांग्लादेश अलग अलग करवाया था, तो पाकिस्तान जब से सोच रहा था कि इसका भी एक देश तोड़वा दूं। वो तो चाहता ही है, अगर मैं ये कहता हूँ कि आज हरियाणा ये कह दे कि हमें एक अलग से देश बनाओ, तो हरियाणा के इतना पैसा आएगा बाहर से कि जी हम आपके साथ में हैं, आप सिर्फ दंगा फसाद करते रहो। तो बेटा फेडरलिज्म का अंदर यही कहा गया, हमारे देश की फेडरलिज्म क्या कहती है कि जी अलग अलग राज्य तो है, हम सरकार भी अलग अलग देते हैं, हम आपको ये भी हम ये भी परमिशन देती है कि आप अपने हिसाब से उस राज्य को चला सकते हो, लेकिन हम आपको डुअल सिटीजनशिप बिल्कुल नहीं दे सकते। जहां तक कितनी अच्छी बात है कि हमारे देश के जो संविधान जिन्होंने बनाया, वो इतने बुद्धिशाली व्यक्ति थे कि उन्हें मालूम था कि वो ये मैं सोच करके बहुत वंडरफुल होता हूँ, बहुत हमें हमें उन्हें लाख बार थैंक्स बोलना चाहिए, तब भी कम है बेटा, कि उन्होंने इतनी दूर तक की बात सोची कि कभी ना कभी अगर हमने डुअल सिटीजनशिप रखते हैं, लोग बाग हम हमारे ऊपर में आरोप लगाते हैं कि हमने भीख का कानून लिया हुआ है। भीख, कई बार आपको मालूम है ना कि भारत का संविधान एक भीख का कानून है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉल ऑफ बेगिंग, भीख का कटोरा है। कमेंट करो, लेकिन मैं नहीं कहता कि भारत का संविधान भीख का कटोरा है। और कुछ लोग कहते हैं कि जी आपने फंडामेंटल राइट्स अमेरिका के से लिए हैं।
आपने आपने फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया से ली है। जजेस को हटाने का तरीका आपने जर्मनी से लिया है। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर आपने जापान से ली है। जापान की कॉन्स्टिट्यूशन ली है। आपने सभी कॉन्स्टिट्यूशन को देख देख करके उनमें से इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा और आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ए बॉल ऑफ बेगिंग, भीख का कटोरा, ऐसा बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारा देश का संविधान ऐसा नहीं है। अगर वो ऐसा होता तो वो अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए, सिटीजनशिप ली। अमेरिका में तो एक सिटीजनशिप है, लेकिन हमने डुअल सिटीजनशिप क्यों की? क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं को मालूम था कि पक्की बात है कहीं ना कभी ये विद्रोह उठेगा और वो हम उस राज्य से हाथ धो बैठेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. अब देखो आगे देखो। तो इसलिए अब आप समझ गए कि हमने सिर्फ एक सिटीजनशिप है। वी ऑल आर इंडियंस। फिर आता है पीपल likewise have two sets of identities, loyalty and belong to the region well as the nation. Example for the Gujarat is or Jharkhand is a well as Indians. Each level has polite and has district and power the responsibilities as per the separate system of government. अगर हम झारखंड की बात करते हैं, ये एक एग्जाम्पल लिया गया है। इन झारखंड की जगह हम दूसरे स्टेट भी लगा सकते हैं यूनियन टेरिटरी को छोड़ करके। गुजरात और झारखंड एक बिल्कुल ये इंडिया का ही एक हिस्सा है। यहाँ के सारे लोग इंडियन है। बिहार के मतलब कि सारे के सारे लोग इंडियन है। बट हाँ, आइडेंटिटीज थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, हम मान सकते हैं। ये बात समझ में आई आपको कि ऑल पर्सन्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया बट यस सर। आइडेंटिटीज थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे भाई आपको एक साउथ का इंसान आपको माथे के ऊपर में दूर से नजर आ जाएगा, ये साउथ इंडियन लग रहा है हमें। आपको एक केरला का इंसान दूर से नजर आ जाएगा कि ये केरला का है। एक राजस्थानी व्यक्ति आपको दूर से नजर आ जाएगा या बात करने से पता चल जाएगा कि राजस्थान का है। एक हरियाणवी व्यक्ति तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, भाषा से ही बात करेगा वो समझ जाएगा कि हरियाणवी है। तो हमारी थोड़ी आइडेंटिटी डिफरेंट हो सकती है बट हमारी नेशनलिटी एक ही है, दैट इज इंडियन। अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. The details of the dual systems of the government are generally split out the written constitution। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है बेटा? रिटन फॉर्म में है। रिटन फॉर्म में है। समझ आया? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो कैसा बेटा? रिटन फॉर्म में है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि सारे के सारे जो संविधान है वो सारे लिखे गए हैं। कोई अपनी मनमर्जी से नहीं चला सकता। ठीक है, कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। फिर आता है the certain subjects which is has the consent the nation and whole, for the example of defense or currency are the responsible for the union and central government. Regional local matters are the responsible for the regional state। ये क्या कहते हैं बेटा? देखिए हमारे जो देश है उसके अंदर में जो ताकत है वो कुछ बांटी गई है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूं, शायद मैंने आपको पहले भी दे चुका हूं। मान लीजिए सपोज आपको एक दिन के लिए छुट्टी चाहिए, तो आप किससे पूछोगे? मान लीजिए आपने कहा कि सर मुझे इस क्लास को अटेंड नहीं करना, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूं या कर लूं, तो आप किससे पूछोगे? उस क्लास टीचर से पूछ लोगे। यस सर। अगर आपको आपको 1 या 2 या 3 दिन की छुट्टी चाहिए तो आप किनसे पूछोगे? प्रिंसिपल मैम। आप प्रिंसिपल मैम से पूछोगे। और आपको परमानेंट 1 मंथ की चाहिए तो आपको अदर और पूछना पड़ेगा आगे। ठीक है, तो आप समझे बात को? Yes, sir. हेलो, समझ गए बेटा बात को?
तो इसका मतलब क्या है, पावर्स डिवाइडेड है। अगर मान लीजिए आप सभी बच्चे एक पिकनिक ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, दैट यू वांट टू ऑर्गेनाइज द पिकनिक, देन इसको प्रिंसिपल मैम और मैनेजमेंट दोनों को पावर लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, तो बंद कर दो प्रसन्न, इसको बंद करो, लॉक लॉक कर दो इसको। तो बेटा ये क्या, पावर डिवाइडेड हो रखी होती है। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा सेम हमारे देश के अंदर में भी पावर डिवाइड की गई है। अगर कोई कानून बनाना है टैक्स से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड और फॉरिजन विदेशों से संबंध, जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं वो सारे के सारे किसके पास में है? सेंटर के पास में है। कहां पर है? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, अंडरस्टैंड। लेकिन यस सर। कुछ पावर्स ऐसी भी हैं जिनको स्टेट अपने हिसाब से यूज कर सकता है, जैसे मैरिज, वोटर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और पुलिस। ये कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए, जैसे कि मैरिज में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं मैरिज का। मैरिज का कैसे बेटा? अब हरियाणा में कुछ मैरिज के लिए कानून बनाए गए हैं, तो हरियाणा अपने हिसाब से उस कानूनों को अमेंड कर सकता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति हरियाणा में ही है, मान लीजिए 2 पर्सन हरियाणवी है और दोनों लड़का लड़की आपस में शादी करना चाहते हैं, तो ठीक है भैया, आप 18 साल के हो चुके, आप 18 साल के हो चुके, ठीक है कर लो। सॉरी, गर्ल्स 18 साल की हो चुकी और लड़का 21 साल का हो चुका, ठीक है जी, आप शादी कर लीजिए। आप हरियाणा के हो, ठीक है जी, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी हरियाणा के पास में इतना वो नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जो अपने मैरिज एक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हैं, और रखना उनकी मजबूरी है, वो कोई ऐसे नहीं रखते, मजबूरी है उनकी। कैसे? जैसे कि हम एग्जांपल लगा लेते हैं गुजरात। गुजरात, ठीक है। अब गुजरात, क्योंकि बेटा आप सबको मालूम है गुजरात एक पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है, बिल्कुल, ये पता है आपको, मालूम है आपको? डू यू नो बेटा, ये तो मालूम है ना आपको? यस सर। यस और नो? तो होता क्या है, अब मान लीजिए गुजरात में कोई लड़की है, वो शादी कर रही है, किसी शादी तो करेगी लड़के के साथ में। अब उस लड़के का पहले तो ये पूछा जाएगा बैकग्राउंड, तू है कहाँ से, ये बता, आपके फादर कहाँ से हैं, फादर का आईडी कार्ड लाओ, आपके दादा का कहाँ से लेके आओ, आपके पूरा सोशल फिगर को बताओ पहले तो। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के रास्ते कोई घुस आए जैसे तैसे करके, और फिर वो यहाँ की किसी लड़की को बहला फुसला करके शादी कर ली, और फिर शादी करने के बाद में फिर वो यहाँ का सिटीजन बन जाए, और फिर आराम से बैठ करके यहाँ की भारत की यहाँ की खबरें वहां पर देता रहे। तो कुछ राज्य अपने मैरिज में फेरबदल कर सकते हैं, ये उनके अपनी सिक्योरिटी के ऊपर में, देश की सुरक्षा के ऊपर में ध्यान को रख करके वो फ्लेक्सिबल, कठोर या कमजोर कानून बना सकते हैं। ये समझ में आ गया? यस 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 सर। जैसे बंगाल, बंगाल के अंदर में ओम नमः शिवाय, बंगाल के अंदर में होता है कि भाई आप कहाँ से आए, ठीक है, हम अलग अलग से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस चीज में हम ज्यादातर ध्यान रखते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैरिज एक्ट ये क्या है, एक स्टेट का मामला है। एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर भी स्टेट का मामला है। अब जो हमारा एक किसान आंदोलन हो रखा है वो किस लिए हो रखा है भाई? एग्रीकल्चर तो स्टेट के पास में पावर है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कानून बनाने की शक्ति तो स्टेट को के पास में पावर है, तो सेंटर ने कानून क्यों बनाया? लेकिन बड़े बड़े वकील और बड़े बड़े जज ये कहते हैं कि भाई साहब बिल्कुल है, एक बात और ध्यान में रख लो कि अगर कोई भी पावर, चाहे मैरिज है, बेशक ये मैरिज का कानून किसी स्टेट अपनी तरफ से मर्जी से बना सकता है, लेकिन अगर इस सेंट्रल ने इंटरफियर किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरफियर किया और कोई कानून बना दिया, चाहे वो स्टेट के पास में ही क्यों ना हो, बात सेंट्रल वाले की मानी जाएगी, स्टेट वाले की नहीं मानी जाएगी। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही पावरफुल है। मतलब कि आप ये कह सकते हो, एक बार मुझे अपनी एक मैम थी, मुझे याद है, बहुत अच्छी मैम थी, सुनीता मैम, पॉलिटिकल साइंस की मैम थी, और उन्होंने एक बात कही थी कि जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं तो भारत का फेडरल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो देखने में तो ऐसा लगेगा कि भाई अलग अलग है सब के सब, लेकिन बेटा वो सब एक ही है। कि भारत का सिस्टम देखने में लगता है कि ये फेडरल है, बट इट इज ए नेचर कैसा है इसका? यूनिटरी है, नेचर इसका एक है, यूनियन है। दिखने में अलग अलग दिखता है कि हाँ भाई बिहार सरकार के पास में बिहार सरकार, हरियाणा सरकार, उड़ीसा सरकार, राजस्थान सरकार, हम बोल देते हैं कि बिहार सबके अलग अलग है, लेकिन भाई साहब आप वहां तक ठीक हो जहां तक आप कोई गलत नहीं करते, लेकिन जहां पता ऐसा लगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई एक काम करते हैं, इस हरियाणा का आधा हिस्सा उठा करके राजस्थान में मिला देते हैं, चलो जी, ये हिस्सा हरियाणा का राजस्थान में रहेगा, हरियाणा रो करके मर जाएगा, लेकिन सेंटर ने फैसला ले लिया ना, भैया आप कुछ भी करो, ये हिस्सा राजस्थान को दिया जाता है, जो करना वो करो, नहीं मानोगे मिलिट्री आएगी, कंट्रोल में करेगी, फायदा कुछ नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के दिमाग में आ गया कि एक काम करो, इस गुड़गांव को दिल्ली गवर्नमेंट में मिला दो, कुछ भी करते रहो भाई हरियाणा गवर्नमेंट, मिलेगा तो मतलब मिलेगा, गुड़गांव गया भाई दिल्ली, अब ये दिल्ली का हिस्सा हो गया। तो ऐसे फैसले जैसे जम्मू कश्मीर भी लिया गया ना, 370 हटा दो, हटा दिया भाई, अब लठ बज रहे हैं, वहां पर लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, मार पिटाई हो रहा है, वहां पर बेटा पूरे 2 साल हो गए जब से 370 हटा है। ये लगा लो जैसे कि मार्च में लॉकडाउन लगा था ना हमारे देश में, सब कुछ बंद था, बाहर निकलती पुलिस यस वाले सर। मारते थे, वहां पर बेटा उससे भी भयंकर माहौल 2 साल से, पिछले 2 साल से चल रहे हैं, वहां पर लॉकडाउन है, कोई बाहर नहीं निकलेगा, कंट्रोल चाहिए, बाहर निकलेंगे लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो इसको कंट्रोल में रखो, 2 3 4 साल 5 साल जितना साल रखना सके इनको कंट्रोल में रखो, फिर थक हार के खुद कह देंगे जी अभी हम बाहर निकलने दो, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो यानी समझ गए सेंट्रल पावर कितनी खतरनाक है, कि जब से सेंट्रल पावर कोई फैसला लेती है तो उसे अमेंडमेंट, उसे मनवाना भी जानती है। आगे समझ में? यस यस सर। सर। तो यहाँ पर हमारा, मुझे फिर बताता हूँ मेरी टीचर की बात, वो कहते हैं, वो कहा करती थी कई बार कि हमारी जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, देखने में फेडरल लगता है सिर्फ, लेकिन उसका एक्चुअल नेचर यूनियन है। वो नेचर कैसी है बेटा? यूनियन। यूनियन। कि एक है, मतलब कि एक है, कि जब मैं फैसला लूंगी ना तो सब के सब, ये बिहार सरकार, हरियाणा सरकार, राजस्थान दरी की दरी रह जाएंगी। मैं, इट मींस मैं। आगे समझ में? यस सर। देखो अब इसको हम यहीं से पढ़ लेते, आर्टिकल 1 पढ़ो, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन स्टेट। देखो कह दिया ना ये वाली बात, कि इंडिया जो कि भारत शैल बी यूनियन स्टेट, एक यूनियन स्टेट है, ध्यान से सुन लो भाई, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 बोलता है। ठीक है, शायद आई थिंक वी आर नियर अबाउट टू फिनिश द क्लास, है ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, खत्म होने वाला क्लास।
1 मिनट बच गया। बाकी बेटा आप एक काम करना, ये क्या बोलते हैं इसको, आपकी कल इस चैप्टर को हम कल कंटिन्यू करेंगे। इससे कोई डाउट लग रहा है बेटा आपको? नो सर। नो सर। सर। समझ में आया? समझ में आया आपको? यस सर। सर ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। यस सर। ठीक है बेटा, हम कल करते हैं। थैंक यू सर। ओके बेटा, ओम नमः शिवाय। जी बेटा, बोलो बोलो, कोई डाउट? ठीक है बेटा, No, sir. ओके ओके सर। ओके Thank बेटा, you, sir. बाय, ओम ओके नमः सर। शिवाय। बाय सर। बाय बाय सर। गए सर, बाय।